ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। दो बिछड़े भाई फिर से साथ आ गए, कह रहे हैं कि मराठी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। एक दौर में बाला साहब ठाकरे के वारिस होने की तमन्ना रखे हुए राज ठाकरे, जब बाला साहब ठाकरे ने उनकी जगह चुना पुत्र उद्धव ठाकरे को, तो उनके लिए ये बेहद एक तो निजी और राजनीतिक रूप से राज ठाकरे के लिए ये चीज समझने और मानने लायक थी नहीं। बाद में ये होते हुए उन्हें ये पता था, राजनीति के जानकार ये समझते थे कि जहां तक बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का सवाल है, जहां तक स्टाइल ऑफ शिवसेना पॉलिटिक्स का सवाल है, उसमें राज ठाकरे सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। फिर भी बाला साहब ठाकरे ने चुना था पुत्र उद्धव ठाकरे को। महाभारत में भी धृतराष्ट्र ये जानते थे कि पांडव ज्यादा सबल हैं, ज्यादा सक्षम हैं, पांडव राज्य ज्यादा अच्छा चलाएंगे। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से आगे कुछ सोचा ही नहीं। पुत्र मोह में कैकेयी ने अपने पुत्र से आगे ये सोचा ही नहीं कि अयोध्या के राजा राम ही हो सकते हैं और वही इसके सबसे काबिल और हकदार हैं। कि राज ठाकरे के साथ हुआ जहां तक शिवसेना की राजनीतिक विरासत का सवाल है। लेकिन जब वो विरासत छूटी, राज ठाकरे ने मनसे के नाम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो पॉलिटिकल पार्टी लगभग उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते पर एक दौर में बाला साहब ठाकरे शिवसेना को लेकर चला करते थे, जिसमें सीधे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया जाता है कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसके कान के नीचे बजाओ। गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? एवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। राज ठाकरे के दिल में यह दर्द हमेशा से रहा कि वो काबिल थे, होनहार थे, अच्छे से पार्टी चला सकते थे, बावजूद इसके बाला साहब ठाकरे ने उनको काबिल समझा नहीं और भतीजे की जगह पुत्र को पार्टी की कमान दे दी। बाद में पुत्र ने पार्टी का चुनाव चिन्ह और पूरी की पूरी पार्टी ही गंवा दी। अब बचने के लिए, बचाने के लिए जो बचा है वो केवल अस्तित्व है, केवल भविष्य की चिंता है, जो उद्धव ठाकरे को भी सता रही है और राज ठाकरे को भी सता रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले एक दशक की राजनीति में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके राज ठाकरे, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? एवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में हाल फिलहाल जो कुछ शिवसेना उद्धव गुट के पास बच गया है, लगता है शरद पवार के रहमो करम पर, कांग्रेस के रहमो करम पर है। पिता बाला साहब ठाकरे एक दौर में कहा करते थे, मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जिस दिन ये नौबत आई कि कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, आज वो पुत्र कांग्रेस से इतर सोचता ही नहीं है।
लेकिन सवाल है कि दो भाई अचानक दशकों बाद एक साथ आ गए, तो क्या इसके पीछे केवल मराठी अस्मिता है, केवल मराठी भाषा है? क्या वाकई में हिंदी भाषी लोगों ने महाराष्ट्र में एक तरह का कब्जा कर लिया है और ये बात वाकई में मनसे और शिवसेना उद्धव गुट को परेशान कर रही है? दर्शकों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, जहां तक राजनीतिक वजूद का सवाल है, तो इस देश में महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, कुल 2% वोट भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को नहीं मिलते हैं, उस राज ठाकरे को नहीं मिलते हैं जो राज ठाकरे खुद को मराठी का ठेकेदार मानते हैं, जो राज ठाकरे एक दौर में अपने आप को शिवसेना का वारिस मानते थे। जब चाचा ने वो विरासत नहीं दी, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो पॉलिटिकल पार्टी पिछले 10 सालों से लगभग शून्य पे ही खड़ी है। और शून्य की एक खासियत है, शून्य में आप चाहे शून्य जोड़ लीजिए, शून्य घटा लीजिए, शून्य से गुना कर लीजिए, शून्य से भाग कर लीजिए, शून्य शून्य ही रहता है। भारतीय राजनीति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कुछ वही शून्य हैं और लगभग अपनी वही दशा कर ली है उद्धव ठाकरे ने भी। लेकिन सवाल है कि दो भाई जो एक दूसरे की कसम खाया करते थे कि हम कुछ भी हो जाएगा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान राज ठाकरे ने इंटरव्यूअर को यह कहा था कि कुछ भी हो जाएगा शिवसेना में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज दोनों गलबैयां कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कसमें खा रहे हैं, तो इसके पीछे भी राजनीति है। दशकों बाद राज ठाकरे का परिवार, उद्धव ठाकरे का परिवार एक मंच पर, दोनों भाई, दो चचेरे भाई एक साथ इसीलिए दिखे क्योंकि अब ये राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक वजूद अब खत्म होने वाला है। नहीं अगर कुछ करेंगे तो राजनीतिक ऐतिहासिक पन्नों में एक धूल की परत बनकर रह जाएंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। और इनकी राजनीतिक वजूद बचेगी कैसे? विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने नहीं, लोकसभा चुनाव 2029 में, लेकिन बीएमसी का चुनाव अभी अभी है, मुंबई म्युनिसिपल चुनाव आने वाले हैं। और यह जरूरी बात आपको बताना मैं बेहद अहम समझता हूं कि मुंबई कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट इतना है जितना कई सारे राज्यों का नहीं है, करीब करीब 75,000 करोड़ का बजट है। और अगर राज ठाकरे की राजनीतिक वजूद देखें, राजनीतिक हैसियत देखें, उद्धव ठाकरे की राजनीतिक हैसियत देखें, वो उद्धव ठाकरे जिनके पुत्र हारते हारते जैसे तैसे जीते विधानसभा का चुनाव, राज ठाकरे के बेटे विधानसभा चुनाव हार गए, वो राज ठाकरे जिसका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, वो राज ठाकरे महाराष्ट्र के ठेकेदार होने का दावा कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जिनके कुल मिलाकर 20 विधायक हैं, वो मराठी के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आप मुंबई में रहने वाले लोगों की बात करेंगे, मराठी और हिंदी भाषियों की, तो ये रेशियो 60-40 का है। मतलब मुंबई में 60% लोग ऐसे हैं जो मराठी बोलते समझते जानते हैं, 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं। मतलब देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहां गए हुए हैं। महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य कभी भी नहीं रहा कि आप वहां हिंदी बोलते हैं तो परेशानी होगी। आप पुणे चले जाइए, आप सतारा चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, आप नागपुर चले जाइए, आप नासिक चले जाइए, किसी भी महाराष्ट्र के शहर में चले जाइए, आप हिंदी बोलते हैं, इसीलिए परेशानी होगी ऐसा है नहीं। क्योंकि जो वहाँ के आम मराठी जनमानस है वो हिंदी समझती भी है, बोलती भी है, और जानने समझने बोलने लिखने में उनको कोई परेशानी भी नहीं है। वो इसे केवल कम्युनिकेशन का माध्यम समझते हैं। अब समस्या ये है कि चूंकि राजनीति खत्म हो रही है, इसीलिए मराठी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसे दिल्ली में आप आ जाएं, दिल्ली में आपको पूरे देश से हर राज्य के लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन कोई कोई भाषा नहीं बोल पा रहा है या किसी को हिंदी नहीं आ रही है। आपने क्या राजधानी में कभी ऐसा सुना है कि किसी को हिंदी नहीं आती है इसीलिए किसी के साथ मारपीट हो गई? नहीं, क्योंकि यहाँ की राजनीति ऐसी है ही नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, राज ठाकरे और उद्धव गुट ने अब यह तय किया है कि जो मराठी नहीं बोलेगा इनके गुंडे जाएंगे, पूछेंगे, और जो नहीं बोलेगा वो खुला कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि कान के नीचे बजाओ। ये कहा जा रहा है राजनीतिक मंच से। तो राज ठाकरे के लिए मैसेज एक पुराना मैसेज है जो आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कुछ कहा था। महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते,
ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहा है, पहली बार निकल रहा है। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रिजभूषण सिंह को मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रिजभूषण सिंह को मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो। पूछते हो ब्रिजभूषण सिंह कौन है? ब्रिजभूषण सिंह के अलावा हाल फिलहाल ही दोनों भाइयों को, यानी 2 भाई 2 कुंभ में बिछड़े भाई जो अचानक मिले हैं 10 साल बाद, इनको एक मैसेज बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी दिया था। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो सवाल है कि गरीब, मजलूम, साधारण लोगों को, जो लोग अपना पेट पालने गए हैं, जो अपना परिवार चलाने गए हैं, जो साधारण काम करते हैं, आपके कार्यकर्ता उन लोगों को निशाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। कोई भाषा सीखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंपल्शन कैसे हो सकता है? और वो राजनेता जो सालों से दहाई के आंकड़े में नहीं गया है, वो राजनेता जिसका बेटा राजनीतिक विधानसभा का चुनाव हार जाता है, वो राजनेता जिसका विधानसभा में कोई नंबर नहीं है, वो राजनेता जो कुल 2% वोटों का मालिक नहीं है, वो मुंबई में खड़े होकर कुछ भी भाषण करेगा और उसको लगता है कि देश उसको गंभीरता से लेगा। राज ठाकरे को मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की विरासत नहीं दी तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि राज ठाकरे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से बिहेव करती है वो एक गली के गुंडे का सवाल है। गली के गुंडे से इतर राजनीतिक रूप से इस तरह की बात कोई करता नहीं है। आपने जैसे गली के मवालियों को देखा होगा, गुंडों को देखा होगा, जिनको उनकी गली के बाहर कोई जानता नहीं है, कुछ वैसा ही हाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है, राज ठाकरे का है। राज ठाकरे की राजनीति मुंबई से बाहर की है ही नहीं, वो एक शहर की राजनीति करते हैं। शहर की भी राजनीति में अब उनकी हैसियत इतनी ही बची है कि नगर पालिका के चुनाव में कुछ चीजें कर लें, कुछ वार्ड कमिश्नर्स बनवा लें, नगर पालिका के ही चुनाव में अपना भौकाल सेट कर लें, क्योंकि शहर से बाहर राज ठाकरे को कोई जानता नहीं। राज ठाकरे एक दौर में शायद महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी की यही छोटी छोटी हरकतें जो जनता की नजर में उनको गुंडा बनाती हैं, और जहां राजनेता खड़े होकर मंच से कह रहा है कि कोई मराठी नहीं बोल रहा है तो वीडियो मत बनाओ, कान के नीचे लगाओ। गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत? अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात ज्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही।
पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. अब सवाल है कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलते कितने प्रतिशत लोग हैं. जहां तक 2011 की जनगणना का सवाल है तो महाराष्ट्र में करीब 13% लोग जो है हिंदी बोलते हैं. 13% लोग, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग. ये 2011 के आंकड़े हैं. अगर आज के दौर में हो जाए तो शायद यह आंकड़ा 25% तक चला जाएगा. अब सवाल है कि राज ठाकरे ये तय करेंगे कि कौन क्या भाषा बोलेगा. राज ठाकरे हालिया विधानसभा चुनाव में अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं और ढूंढने लगे कि राज ठाकरे को कितनी सीटें मिली तो शायद आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे. बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे गुट को 57, एनसीपी अजीत पवार गुट को 41, शिवसेना उद्धव गुट को 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, एनसीपी शरद पवार गुट को 10, समाजवादी पार्टी 2, आदर्श को 10 सीटें मिली थी जिसमें एक भी मनसे को नहीं था. और अगर आप मनसे देखो, एमएनएस देखेंगे 1.55% वोट. तो कुल 2% वोट जिस व्यक्ति का नहीं है उसके अपने राज्य में, वो राज्य की करीब करीब 12 करोड़ जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कौन सी भाषा बोलेगी और कौन सी भाषा नहीं बोलेगी, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तय करना चाहते हैं. दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बस इसीलिए साथ में आए हैं क्योंकि इनको पता है कि ये अगर नहीं संभले, अभी भी इन्होंने कुछ नया नहीं सोचा तो इनके लिए जो है अस्तित्व का सवाल है. अस्तित्व का सवाल है. जमीन के नीचे कहीं पाए जाएंगे, वो राजनीतिक वजूद बचेगी नहीं. राजनीतिक वजूद बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है. आप जहां तक राज ठाकरे की राजनीति का सवाल है तो राज ठाकरे की राजनीति पिछले 10 साल उठा करके देख लीजिए. इसमें एक दौर आता है और हर दौर में यही मराठी हिंदी मराठी हिंदी मराठी हिंदी, क्योंकि इससे इतर राज ठाकरे को कुछ आता नहीं है. राज ठाकरे एक शहर की राजनीति करते हैं, एक गली की राजनीति करते हैं. देश बहुत बड़ा है, जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह जी ने उनको कई बार कहा है कि आप जरा महाराष्ट्र से बाहर भी निकलिए तो जरा पता लगे कि देश कितना बड़ा है. बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा है कि राज ठाकरे को मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर भी जरा निकलना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा कि ये जो भाषाई खाई वो आम लोगों के बीच पाटने की या दरार डालने की कोशिश करते हैं, उसका इस देश में लोग क्या हश्र करते हैं. हालांकि राजनीतिक रूप से अगर इसको देखें तो जो विचारधारा है मनसे की या शिवसेना की, उसको लोग कितना अपनाते हैं या कितना झुटलाते हैं, वो हालिया विधानसभा चुनाव में देश देख चुका है, महाराष्ट्र देख चुका है. ये केवल उस तरह से आप लीजिए कि जैसे बूढ़े को लाठी का सहारा होता है, कुछ वैसा ही समझिए. ये आखिरी दाव है इन ठाकरे बंधुओं का कि इनको लगता है कि मराठी के नाम पर शायद बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ अपने कॉरपोरेटर्स बनवा लेंगे. बस इसीलिए ये सारा मराठी और हिंदी का ड्रामा हो रहा है. बाकी आम मराठी जनमानस को हिंदी बोलने लिखने समझने में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं.